हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप बहुत ही अच्छे होंगे। आपके जीत की तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, आज का नया वीडियो आपके लिए है प्रॉब्लम्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, भारतीय अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं, अर्थव्यवस्था की समस्याएं, अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं। अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं। यूपी पीजीटी, टीजीटी व यूपीएससी इकोनॉमिक्स कई रिलेटेड ऐसे टॉपिक हैं जो कि पीजीटी में कई बार अर्थव्यवस्था केंद्रीय समस्याओं से रिलेटेड पूछे गए। ये माइक्रो इकोनॉमिक्स बेस्ड अर्थशास्त्र का पार्ट है। केंद्रीय अर्थव्यवस्था की समस्याएं क्या होती हैं, इन समस्याएं क्यों उत्पन्न होती हैं, अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं, इससे कई रिलेटेड क्वेश्चन आपके पेपर में जो इंटरमीडिएट के छात्र छात्रा हैं इकोनॉमिक्स से पढ़ते हैं तो उनके क्लासों में कई सारे बोर्ड परीक्षाओं में एग्जाम में पूछे जाते हैं। दोस्तों, आज के मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर करने वाला हूं। सो गाइस, बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए मेरा वीडियो राम जी एस रिसर्च सेंटर पे। सबसे पहले हम देखेंगे अर्थव्यवस्था क्या होती है। अर्थव्यवस्था क्या होती है दोस्तों, हम बता दें, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इन इकोनॉमी। क्या है अर्थव्यवस्था? इकोनॉमी क्या है, अर्थव्यवस्था क्या है? तो बता दें कि अर्थव्यवस्था एक ऐसी व्यवस्था है जिससे व्यक्ति आय का सृजन करता है, जिससे वह अपनी आय कमाता है, अर्थव्यवस्था कहलाती है। जिससे व्यक्ति अपनी आय का सृजन करता है, अर्थव्यवस्था कहलाती है। जैसे वकील न्यायालय जाते हैं, डॉक्टर चिकित्सालय जाते हैं, मास्टर विद्यालय जाते हैं। एक भारी के श्रमिक होते हैं, वो अनियमित मजदूरी के आधार पर प्रतिदिन का अनियमित कार्य किया करते हैं, लेकिन ये सारे व्यक्ति करते तो कुछ ना कुछ कार्य ही है और किसी व्यवस्था के अकॉर्डिंग कार्य करते हैं, किसी व्यवस्था से रिलेटेड कार्य करते हैं, वही कहलाती है अर्थव्यवस्था। अंदर समझ गए? कोई दिक्कत? अर्थव्यवस्था वह व्यवस्था होती है जिसके अंतर्गत व्यक्ति अपनी आय का सृजन करता है, अर्थव्यवस्था कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बनता है कि अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं क्या होती हैं। तो केंद्रीय समस्याएं, तीन समस्याएं होती हैं अर्थव्यवस्था की। बेटा ध्यान से पढ़िएगा, तीन समस्याएं होती हैं, लेकिन उन समस्याओं को पढ़ने से पहले हम ये थोड़ा जान लें कि आखिर ये समस्याएं उत्पन्न क्यों होती हैं। ये समस्याएं क्यों उत्पन्न होती हैं? इनको नहीं होना चाहिए, अगर हो भी रही है तो क्यों उत्पन्न हो रही है, कारण क्या है, होना चाहिए ना। तो ये समस्याएं क्यों उत्पन्न होती है, उसके तीन लॉजिक हैं। पहला है आपका मनुष्य की आवश्यकताएं असीमित होना। आवश्यकताएं असीमित, मनुष्य की आवश्यकता असीमित होना। हाँ, व्यक्ति की आवश्यकताएं तो बहुत ही होती हैं, कोई पता नहीं कितनी आवश्यकताएं हैं। रह रहा कुएं में और सपना देख रहा है समंदर का, ऐसे ऐसे व्यक्ति हैं हमारे देश में। कुछ लोग तो ऐसे हैं कि खाने का नसीब नहीं है और एरोप्लेन से चलने की बात करते हैं। आवश्यकता सीमित, लेकिन उनको कहा नहीं जा सकता। व्यक्ति सपने देखता है, व्यक्ति आवश्यकताएं बनाता है, तभी उनको पूर्ति करने के लिए कार्य करता है। आवश्यकताएं हैं, अच्छी बात है, सपने देखे, अच्छी बात है। तो कहने का मतलब ही, और समस्याएं इसीलिए अर्थव्यवस्था में उत्पन्न होती हैं कि आवश्यकताएं असीमित हैं, व्यक्ति की आवश्यकताएं असीमित हैं। दूसरा, आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सीमित संसाधन है। सीमित संसाधन है, चलो ठीक है, व्यक्ति की आवश्यकताएं भी अधिक हैं, लेकिन उनको पूरा तो किसी संसाधनों के द्वारा ही किया जाएगा, संसाधन भी असीमित है।
व्यक्ति की आवश्यकताएं सीमित हैं, उनको पूरा करने की संसाधन सीमित हैं। तीसरा, संसाधनों के वैकल्पिक स्रोत, संसाधनों के वैकल्पिक स्रोत। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यहां से क्वेश्चन बनना है आपका कि संसाधनों के वैकल्पिक स्रोत क्या हैं। अरे भाई, संसाधनों के वैकल्पिक स्रोत का मतलब यह हुआ कि अगर व्यक्ति को बिजली की आवश्यकता है, विद्युत की आवश्यकता है, तो बिजली आपको कहां कहां से मिल सकती है? पवन चक्की से भी मिल सकती है, सौर से भी मिल सकती है, जल से भी मिल सकती है। अब व्यक्ति को चुनना यह है कि हम पवन चक्की से बिजली प्राप्त करें, सौर से प्राप्त करें या जल से प्राप्त करें। अब देखिए, व्यक्ति के पास विकल्प 3 है, ऊर्जा 1 चाहिए, एनर्जी की आवश्यकता है सिर्फ, बस विकल्प 3। तो इस स्थिति में व्यक्ति उसी चीज का चुनाव करेगा जिसमें लागत कम, उत्पादन अधिक, इन्वेस्ट लो और प्रोडक्ट हाई। लागत कम और उत्पाद ज्यादा हो, तो वो जाहिर सी बात है सौर ऊर्जा का प्रयोग करेगा, जल ऊर्जा का करेगा, लेकिन पवन चक्की का नहीं करेगा। क्यों? पवन चक्की के द्वारा सिर्फ 60 में पवन चक्की के द्वारा सिर्फ अधिक लागत में कम ही ऊर्जा का उत्पादन किया जा सकता है। 200 मेगावाट तक के पवन चक्की से ऊर्जा प्राप्त की जा सकती है बस, और इसमें लागत भी अधिक लगती है, इसलिए लोग इसका प्रयोग नहीं करेंगे। अब ध्यान देने वाली बात यह कि संसाधनों के वैकल्पिक स्रोत तो सभी हुए, तो वैकल्पिक स्रोत है, लेकिन इससे समस्या कैसे बनती है? क्वेश्चन तो यहां पर आ रहा है, समस्या कैसे बनती है? तो दोस्तों ध्यान दीजिए कि जैसे व्यक्ति ने जल ऊर्जा को चुन लिया, सौर ऊर्जा को चुन लिया, लेकिन पवन चक्की को नहीं चुना। अब व्यक्ति क्या करेंगे? जल का प्रयोग अधिक करेंगे, सौर ऊर्जा से ऊर्जा ज्यादा बनाएंगे, तो धीरे धीरे हमारे जल का ह्रास होगा। वह इसी तरह जिस संसाधन का प्रयोग लगातार करोगे उस संसाधन का ह्रास होता चला जाएगा, तो संसाधन अंतिम क्षण में व अंतिम दिनों तक वो समाप्त हो जाएगा, जो कि आगे आने वाली भावी पीढ़ी के लिए समस्या उत्पन्न करेगी। राइट, इसीलिए ये 3 पॉइंट हैं जो हमारे अर्थव्यवस्था में समस्याएं उत्पन्न करते हैं। आवश्यकताएं असीमित है, व्यक्ति की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए संसाधन जो है वह सीमित है। तीसरा है उसे है संसाधनों के वैकल्पिक स्रोत, संसाधनों के वैकल्पिक स्रोत। ये 3 कारण से अर्थव्यवस्था में समस्याएं उत्पन्न होती हैं। इन डाउट? तो दोस्तों अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हो। दोस्तों मैंने आपको बता दिया हूं कि 3 समस्याओं के चलते समस्या उत्पन्न होती हैं। अब बात करेंगे कि अर्थव्यवस्था की समस्याएं कौन कौन होती हैं। तो अर्थव्यवस्था की समस्याएं 3 समस्याएं होती हैं। पहला है क्या उत्पादन किया जाए, दूसरा है कैसे उत्पादन किया जाए, तीसरी समस्या है उत्पादन किसके लिए किया जाए। तीन समस्याएं हैं, क्या उत्पादन किया जाए, उत्पादन कैसे किया जाए, उत्पादन किसके लिए किया जाए। बस यही 3 समस्याएं हैं और कोई समस्या नहीं। क्या उत्पादन किया जाए, ये भी अर्थव्यवस्था को चुनाव करना पड़ता है। उत्पादन कैसे किया जाए, ये भी अर्थव्यवस्था को चुनाव करना पड़ता है। उत्पादन किसके लिए किया जाए, ये भी अर्थव्यवस्था को चुनाव करना पड़ता है। क्योंकि दोस्तों उत्पादन क्या किया जाए, अब अर्थव्यवस्था को इस समस्या का चुनाव करना सामने आ जाती है एक समस्या कि हम किस वस्तु का उत्पादन करें। क्यों? क्योंकि हमारे दैनिक जीवन में प्रयोग होने वाली कई प्रकार की वस्तुएं होती हैं। वस्तुएं कितने प्रकार की होती हैं? वैसे देखा जाए तो वस्तुएं अनेक प्रकार की होती हैं, लेकिन इसके अंतर्गत सिर्फ उपभोग वस्तुएं, उपभोक्ता वस्तुएं,
दूसरी होती हैं पूंजीगत वस्तुएं। ये दो वस्तुएं होती, इन्हीं वस्तुओं में अर्थव्यवस्था को चुनाव करना पड़ता है कि उपभोक्ता वस्तु का उत्पादन करें कि पूंजीगत वस्तु का उत्पादन करें। क्यों? क्योंकि उपभोक्ता वस्तु का अगर उत्पादन कर रहा है तो मनुष्य की आवश्यकताएं संतुष्ट होंगी, और अगर पूंजीगत वस्तु का उत्पादन कर रहा है तो हमारे देश में पूंजी पर संपत्तियों का निर्माण होगा। अब अर्थव्यवस्था को चुनाव करने में कठिनाई होती है कि हम उपभोक्ता वस्तु को करें कि पूंजीगत वस्तु करें। तो फर्स्ट प्रॉब्लम आपको ऐसा पता चली कि क्या उत्पादन किया जाए। दूसरी समस्या जो है आपकी वो कैसे उत्पादन किया जाए। कैसे उत्पादन किया जाए दोस्तों, कैसे उत्पादन किया जाए समस्या के अंतर्गत वस्तु बनाने की बात हो रही है। वस्तु बनाने की बात हो रही है कि हम वस्तु को कैसे बनाएं। क्यों? क्योंकि वर्तमान समय में टेक्नोलॉजी का जमाना है, लेकिन सभी क्षेत्रों में नहीं, कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जो सिर्फ शारीरिक श्रम से होते हैं। हाँ, तो अब इसमें चुनाव करना है ना कि हम टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके वस्तु बना रहे हैं कि शारीरिक श्रम करके वस्तु बना रहे हैं। दो विधि हैं वस्तु बनाने की, दो विधियां। नंबर एक श्रम आधारित, दूसरी है पूंजी आधारित। पूंजी आधारित विधि को ही हम कहते हैं टेक्नोलॉजी प्रौद्योगिकी विधि, और इसको श्रम आधारित। दोस्तों, अगर अर्थव्यवस्था को चुनाव करना है कि हम इस विधि का प्रयोग करें कि पूंजीवादी विधि का प्रयोग करें। क्यों? क्योंकि अगर देश में किसी वस्तु का उत्पादन श्रम आधारित विधि का प्रयोग करके हो रहा है तो समझ जाइए कि देश में रोजगार का सृजन अधिक होगा, क्योंकि हर एक कार्य में श्रम लगेंगे, श्रमिक लगेंगे, और श्रमिक के लगेंगे तो व्यक्ति को रोजगार मिलेगा, जिससे कि उनकी आय बढ़ेगी। यानी अगर अर्थव्यवस्था श्रम आधारित को चुनती है तो रोजगार में होगा सृजन, रोजगार में होगा सृजन। देखिए, रोजगार में होगा सृजन, तो रोजगार का ग्राफ जाएगा आपका हाई की तरफ। अगर जो अर्थव्यवस्था पूंजी आधारित विधि का प्रयोग करती है तो रोजगार सृजन नहीं होगा, लेकिन परिसंपत्तियों का निर्माण होगा। पूंजी आधारित विधि का प्रयोग करने से परिसंपत्तियों का निर्माण होगा, इसमें लाभ अधिक मिलेगा, इसमें लाभ कम मिलेगा, लाभ कम होगा, इसमें लाभ अधिक होगा। लेकिन इसका लाभ सिर्फ पूंजीपति पाएगा, उद्योगपति पाएगा, और इसका लाभ आम जनता श्रमिक भी पाएगी। तो अर्थव्यवस्था के सामने दूसरी समस्या आ गई कि हम श्रम आधारित करें कि पूंजी आधारित। श्रम आधारित करता है तो रोजगार का सृजन होगा, समाज का कल्याण होगा, लोगों को रोजगार मिलेगा, उनकी आय बढ़ेगी, वो गरीबी के दुष्चक्र से नहीं झेलेंगे। सेम। लेकिन अगर जो वह विधि का प्रयोग करता है पूंजी आधारित, तो पूंजी आधारित में क्या होगा कि पूंजी आधारित में करने से परिसंपत्तियों का निर्माण होगा, पूंजीपतियों को अधिक लाभ मिलेगा। तो ऐसे में क्या होता है कि पूंजी आधारित का जब विधि का प्रयोग हो जाता है तो देश में परिसंपत्तियां बनेंगी, लेकिन समाज कल्याण नहीं होगा, समाज कल्याण नहीं होगा। तीसरी समस्या आपके सामने आती है, वो समस्या है उत्पादन किसके लिए किया जाए। उत्पादन किसके लिए किया जाए। उत्पादन किसके लिए किया जाए। अब अर्थव्यवस्था की तीसरी मूलभूत समस्या सामने है कि उत्पादन किसके लिए करें। क्यों? क्योंकि एक देश में ही नहीं, अगर जो पूरे वर्ल्ड इंटरनेशनल लेवल पर देखा जाए तो व्यक्ति दो ही तरीके के होते हैं। गौर से समझिएगा, बहुत ही बारीकी से बात बता रहे हैं आपको। दो तरीके के लोग होते हैं, एक होता है धनी वर्ग और दूसरा होता है आपका जिसे कहते हैं निर्धन वर्ग। प्रत्येक देश की अर्थव्यवस्था में ऐसे लोग पाए जाते हैं, प्रत्येक देश के क्षेत्र में लोग ऐसे पाए जाते हैं, धनी वर्ग और निर्धन वर्ग। अगर जो
अर्थव्यवस्था धनी वर्ग के लिए उत्पादन कर रही है, ध्यान से समझिए, अगर अर्थव्यवस्था धनी वर्ग के लिए वस्तु का उत्पादन कर रही है तो उस अर्थव्यवस्था को लाभ अधिक मिलेगा। क्यों? क्योंकि धनी वर्ग वस्तु की कीमत अधिक देंगे, वस्तु की कीमत अधिक देंगे। अगर अर्थव्यवस्था निर्धन वर्ग के लिए उत्पादन कर रहा है तो निर्धन वर्ग वस्तु की कीमत कम देंगे, जिसके कारण समाज कल्याण तो होगा लेकिन लाभ कम होगा, लाभ कम होगा और इसमें लाभ अधिक होगा। यही कारण है। अब अर्थव्यवस्था के आगे चुनाव करना पड़ता है कि हम धनी वर्ग के लिए करें कि निर्धन वर्ग के लिए करें, जाहिर सी बात है। पढ़ना ये नहीं होता है कि आप देखो और सुनो, उसको समझो, मनन करिए अपने अंदर कि क्या जो बात बताई जा रही, जो आपको स्पष्ट दिखाई जा रही है, आप वास्तविकता के आधार पर देख सकते हो। अगर देख सकते हो तो उसको मनन करिए और सोचिए, वैसी पढ़ाई की जाती है। ये नहीं कि वीडियो देख लिया आपने, सुन लिया, बस आपका हो गया, नहीं, पढ़ाई करने का कोई मतलब नहीं। यही कारण है कि आज इंडिया आगे नहीं बढ़ रहा शिक्षा के क्षेत्र में। अगर आज जन्म दर में देखा जाए, गरीबी में देखा जाए, अगर किसी भी कारण में देखा जाए तो एक प्रमुख कारण लिखा जाता है शिक्षा की निम्न स्थिति। क्यों कारण लिखा जाता है? शिक्षा की निम्न स्थिति क्यों लिखा जाता है? इसीलिए लिखा जाता है कि भारत की शिक्षा का स्तर निम्न है, लेकिन सबके लिए नहीं। जो पढ़ते हैं, जो समझते हैं, जो मनन करते हैं, बातों पर विचार करते हैं, उसका नवीनीकरण ढूंढते हैं, उस व्यक्ति के लिए शिक्षा की निम्न स्थिति नहीं है। वो पानी में भी आग लगा सकता है। आज यही कारण है कि आज 12-14 साल का लड़का मेडल जीत के लाता है और 18 साल का लड़का बाबू फोन मत काटना, मुझे तुम्हारी सांसें सुननी है, ऐसा करता है। हाँ, बाबू फोन मत काटना, मुझे तुम्हारी सांसें सुननी है, ऐसा करता है। वो क्या इंडिया सुधारेगा? वो अपने आप को बर्बाद कर रहा है। और 12-14 साल का लड़का मेडल जीत कर लाता है, माता पिता का नाम रोशन करता है, वे भारत के भविष्य बनेंगे। तो पढ़ने का मतलब ये नहीं, ध्यान से सुनिए, उसे मनन करिए। जैसा कि मैंने भी आपको बताया कि अर्थव्यवस्था के आगे दो प्रकार के लोग हैं, धनी वर्ग, निर्धन। अब ये बताइए, आप खड़े हो, आपके आगे गरीब व्यक्ति खड़ा है और एक अमीर व्यक्ति खड़ा है और आपके पास कुछ वस्तुएं हैं, आपको देनी है, तो आप गरीब को दोगे या निर्धन को देंगे? अगर आपको पता है कि आप गरीब को देंगे तो समाज का कल्याण होगा, भला होगा। अगर निर्धन को देंगे तो आपको प्रॉफिट अधिक होगा। तो आप दोनों तरफ भागेगा, पॉजिटिव निगेटिव दोनों तरफ आपका मन भागेगा कि यार चलो समाज कल्याण भी कर दें और चलो हम पैसे भी कमा लें। तो आपके आगे थोड़ी सी समस्या आएगी, थोड़ी सी, क्या हम क्या करें, निर्धन को दे दें या धनी को दे दें? ऐसा करोगे ना? अब सोचिए, थोड़ी देर के लिए आपके पास समस्या आई, लेकिन जो पूरे देश में, पूरे नेशनल में ऐसा कर रहा है तो उसके आगे बहुत बड़ी समस्या होगी। वही अर्थव्यवस्था है निर्धन वर्ग के लिए, धनी वर्ग के लिए, किसके लिए उत्पादन करे, तो वह समस्या का चुनाव नहीं कर पाती है कि हम किस वर्ग के लिए वस्तु का उत्पादन करें, निर्धन वर्ग के लिए, धनी वर्ग के लिए। उसी के अकॉर्डिंग आपको बता दें, इसी समस्याओं के चलते 3 अर्थव्यवस्थाओं का विकास हुआ है। 3 अर्थव्यवस्थाओं का विकास हुआ है। पहली अर्थव्यवस्था होती है आपकी बाजार अर्थव्यवस्था, दूसरी होती है समाजवादी अर्थव्यवस्था, अर्थात जिसे कहते हैं केंद्रीय नियोजित अर्थव्यवस्था, केंद्रीय नियोजित। तीसरी अर्थव्यवस्था होती है आपकी मिश्रित अर्थव्यवस्था। बाजार अर्थव्यवस्था में यह स्वतंत्र होता है कि हम किस वस्तु का उत्पादन करें, किस विधि के द्वारा करें, किन वस्तु का उत्पादन करें, हम धनी वर्ग के लिए करें, निर्धन, ये पूर्णतः स्वतंत्र है। कुछ भी बना सकता है, किसी भी विधि से बना सकता है और किसी भी वस्तु का एमआरपी रख सकता है, कोई भी रेट लगा सकता है वस्तु का, क्योंकि ये स्वतंत्र है, बाजार अर्थव्यवस्था है। दूसरी समाजवादी, जिसमें समाज प्लस सरकार दोनों का अधिकार होता है। इसमें सरकार ऐसी सेवाएं देगा जिससे समाज का कल्याण हो,
यानी अगर कोई सरकार कोई वस्तु बनाती है तो समाज के कल्याण के लिए, क्योंकि सरकार का मुख्य उद्देश्य लाभ कमाना नहीं होता है, सरकार का मुख्य उद्देश्य होता है समाज कल्याण का भी। तीसरी अर्थव्यवस्था है मिश्रितवादी अर्थव्यवस्था, जिसमें इसके भी गुण हो और इसके भी गुण हो, यानी बाजार के अर्थव्यवस्था के प्लस समाजवादी के भी, दोनों के गुण पाए जाते हैं बराबर में। मिश्रित अर्थव्यवस्था अर्थात कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं जो सरकार के द्वारा दी जाती हैं तो हो जाती है समाजवादी अर्थव्यवस्था, कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं जो बाजार अर्थव्यवस्था के साथ अवेलेबल की जाती हैं वो हो जाता है बाजार अर्थव्यवस्था, और दोनों के गुण मिल गए तो बन गया मिश्रित अर्थव्यवस्था। यही अर्थव्यवस्था है मिश्रित। एनी डाउट? नो? ओके। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि मिश्रित समाज बाजार में तीनों अर्थव्यवस्थाओं में हमारे भारत में कौन सी अर्थव्यवस्था का चयन किया गया। तो बता दें, इंडियन इकोनॉमी मिश्रित अर्थव्यवस्था, मिक्सचर इकोनॉमी। द इंडियन इकोनॉमी मिक्सचर इकोनॉमी, अर्थात भारत की अर्थव्यवस्था मिश्रितवादी अर्थव्यवस्था, क्योंकि आप देख सकते हो कि हमारे भारत में कुछ वस्तुएं सेवाएं बाजार के द्वारा अवेलेबल हो जाती हैं जिनका एक मूल्य होता है और वह वस्तुएं किसी उद्योगपतियों के द्वारा बनाई गई हैं, और कुछ सेवाएं ऐसी हैं जो सरकार देता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि मिश्रित और समाज दोनों की अर्थव्यवस्था है, तो हमारे देश की अर्थव्यवस्था मिश्रितवादी अर्थव्यवस्था है। सो गाइस, आपको इस टॉपिक से लेकर यूपी टीजीटी पीजीटी व यूपीएससी इंडियन इकोनॉमी के अंतर्गत ऑप्शनल सब्जेक्ट के अंतर्गत किसी को कोई डाउट नहीं रहा होगा, मुझे पूरा विश्वास है। अगर जो अभी आपको कोई डाउट हो रहा है तो प्लीज कमेंट में जरूर बताएं। अगर हमारे वीडियो पर नए हैं तो पूरे वीडियो को अभी सब्सक्राइब कर लें, ताकि मैं नए नए जर्नल स्टडी के वीडियोस और इंडियन इकोनॉमी के वीडियो प्रोवाइड करता रहता हूं। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ऑल नोटिफिकेशन को प्रेस कर लें और लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।